हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल जैन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ-IAS के आज के इस सेशन में, जहां पर हम बात करेंगे एक बहुत बड़े सवाल की, जो कि बहुत ज्यादा बार मेरे से पूछा जाता है। इनफैक्ट अगर मान लीजिए स्टूडेंट्स मेरे से 100 बार सवाल पूछते हैं तो मैं निश्चित तौर पे ये कह सकता हूं कि 100 में से कम 40 बार यह सवाल पूछा जाता है कि सर एक अच्छा आंसर कैसे लिखा जाए, या फिर मेरे को आंसर राइटिंग में बहुत दिक्कत आती है, मैं ढंग से अपने उत्तर को लिख नहीं पाता या लिख नहीं पाती। ये एक ऐसा सवाल है जो शायद मेरे से भी और मेरे साथी फैकल्टी मेंबर्स जो भी हैं उन सबके साथ निश्चित तौर पे सबसे ज्यादा बार पूछा गया होगा। समय समय पर हम इसका जवाब देते हैं, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि यार देखो, आंसर राइटिंग के ये ट्रिक हैं, तरीके हैं, मेथड है, एक ऑर्गेनाइज तरीका है उसको लिखने का। लेकिन मुझे लगा कि क्योंकि ये आंसर राइटिंग को लेकर सवाल अभी भी निरंतर आते रहते हैं, तो एक इंडिविजुअली उत्तर देने की बजाय मैं इस पर एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूं और वो वीडियो आप लोगों को भेज दिया जाए। वो एक वीडियो ही मैं इस पर बना लूं जिससे आप लोगों की एक निश्चित नियत सहायता हो जाए। तो आने वाले आधे घंटे में हम लोग आंसर राइटिंग की महत्ता और आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए कि एक ऐसा आंसर जो कि इंप्रेसिव हो, जो कि एक सही उत्तर लगे, एक अच्छा उत्तर लगे, वो कैसे लिखा जाए, उसको हम कैसे गढ़ें, इसके तरीके क्या होते हैं, इनको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही लिमिटेड सा ब्रीफ है। मैं आपको कोई एक प्रश्न लेकर उस पर एग्जाम्पल के तौर पे भी कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि यार ये काम हमें कैसे करना है। सेशन शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी IQ-IAS का जो P2I बैच है, प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच जो होता है, उसका मॉर्निंग बैच जो है जुलाई का, वो शुरू हो रहा है 10 जुलाई से। आप जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें सुबह 8 बजे से क्लासेस हुआ करेंगी, जो कि मेरे विचार में एक बहुत अच्छा टाइम है। मैं बार बार ये बताता हूं सबको कि यार 8 बजे क्लास शुरू होगी, यानी कि 11 साढ़े 11 बजे तक आपकी जो तैयारी है, आपका जो बैच है वो खत्म हो जाएगा। आपका 11 साढ़े 11 तक आपकी क्लास खत्म हो जाएगी, जबकि आमतौर पे हम अपना दिन जो है, एक एक्टिव दिन जो है, वो 11 साढ़े 11 बजे शुरू करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके दिन में से ये कुछ अतिरिक्त घंटे निकाल के आपको दिए जाए, तो आप 8 बजे वाले बैच से जुड़िए। एजे लाइव कोड लगाइए, 29,999 में आप इस कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। और ये P2I है। P2I का मतलब क्या है कि प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक आपको इस कोर्स के अलावा अपने और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, केवल आपके ऑप्शनल का इसमें अपवाद है उसके अलावा। यानी कि अगर आपने ये कोर्स ले लिया तो आपकी प्रीलिम्स की तैयारी, आपकी मेंस की तैयारी, आपकी आंसर राइटिंग, आपकी MCQ राइटिंग, आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, आपके मॉक इंटरव्यू, आपका DAF का एनालिसिस, यानी कि ये वन स्टॉप सोल्यूशन है कि एक जगह से आपने सब कुछ करा लिया, सब कुछ आपका हो गया। आपको कहीं और से कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय आपके वैकल्पिक विषय की सहायता के। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो आपको दिल्ली बुलाया जाएगा। दिल्ली में आपको रहने खाने का पूरा खर्चा जो है वो संस्थान देगा। आपको ऑफलाइन कोचिंग कराई जाएगी, क्योंकि मेंस की कोचिंग जो होती है, मेंस की तैयारी जो होती है, वो बहुत इंटेंसिव होती है, बड़ी मतलब वो रात दिन वाली कोचिंग होती है। वो जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं ना कि आपको फिर टाइम का कोई अंदाजा नहीं रहता, वो उस तरह की कोचिंग कराई जाती है। तो वो वाली कोचिंग जो है वो आपकी दिल्ली में ऑफलाइन कराई जाएगी, जिसके लिए आपसे कोई भी अतिरिक्त राशि नहीं ली जाएगी। तो अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं 2024 के लिए, तो तुरंत आप एजे लाइव कोड लगाकर 29,999 में इस बैच से तुरंत जुड़ सकते हैं। अगर आज के सत्र को लेकर या सामान्य तौर पर भी आपके मेरे से कोई सवाल हैं, आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं, तो वो मेरे से संपर्क करने के तरीके ये हैं। अतुल जैन UPSC गाइडेंस मेरा टेलीग्राम चैनल है, atul_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, atul.jain@studyiq.com मेरा ईमेल ID है। इन सारे तरीकों से, इन सारे माध्यमों से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरे साथ प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा प्रिफर्ड तरीका जो है वो ईमेल है, जो जिस तरीके को मैं प्रेफर करता हूं, जिस तरीके को मैं ज्यादा प्रयोग करना चाहता हूं। ठीक है, चलिए अब आते हैं आज की चर्चा पर। तो यार आज की हमारी जो चर्चा है उसको मैं आपसे बार बार जो टाइटल उसको मैंने दिया है वो ये है कि हाउ टू राइट अ परफेक्ट आंसर। परफेक्ट आंसर कैसे लिखें, परफेक्ट उत्तर कैसे लिखें।
ये हमारा आज का शीर्षक है। तो सबसे पहला सवाल यह आता है कि परफेक्ट उत्तर है क्या। पहला सवाल तो यह आता है कि भाई परफेक्ट उत्तर क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ परफेक्ट आंसर व्हेन इट कम्स टू सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। पहला सवाल हमारे सामने यह आके खड़ा होता है। और आप माने या ना माने, अधिकतर बच्चे, अधिकांश बच्चे, क्योंकि मैं बहुत सारे उत्तर चेक करता हूं, बहुत ज्यादा उत्तर मेरे पास आते हैं, और मतलब मैं आपको बता सकता हूं कि 75 से 80% बच्चों के उत्तर यहीं पे गड़बड़ होते हैं कि परफेक्ट आंसर क्या है, उन्हें इसकी ही जानकारी नहीं है। तो आप जब परफेक्ट आंसर लिखने का प्रयास कर रहे हैं तो अक्सर हम राइटिंग स्किल, बच्चे पूछते हैं सर मैं इंट्रोडक्शन कैसे लिखूं, मैं कंक्लूजन कैसे लिखूं, ये सारी चीजें बहुत पूछी जाती हैं। लेकिन ये सब सेकेंडरी स्टेज है भाई। प्राइमरी स्टेज ये है कि आपको पता तो हो कि परफेक्ट आंसर लिखना क्या है। तो ये परफेक्ट आंसर जो है ये होता क्या है, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहां पर थोड़ा सा ब्लेम मैं आपके हमारे भारत के एजुकेशन सिस्टम को देता हूं। हमारे यहां क्या होता है कि आमतौर पे ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में, कम से कम मैं कह सकता हूं, साइंस सब्जेक्ट्स में ऐसा नहीं कह सकता, लेकिन ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स में बहुत ज्यादा लिखने की संस्कृति है, बहुत ज्यादा लिखने की। कि आपको अगर पूछा गया है, और ये भारत के कॉलेजेस में होता है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, कि आप पेज भरते जाते हो, आपसे पूछा जाता है कुछ, आप पेज भरते जाते हो, भरते जाते हो, भरते जाते हो, आप लिखते जाते हो, लिखते जाते हो, कुछ भी लिख दो आप, ठीक है। और आमतौर पे शिक्षक जो होते हैं शायद वो उतने मोटिवेटेड नहीं होते, वो देखते हैं कि हाँ बहुत लंबा सा लिखा है, ठीक ठाक ही लिखा होगा, वो एक अच्छे नंबर देके आपको आगे बढ़ जाते हैं, और ये संस्कृति जो है ये आपके अंदर आ जाती है। मेरा अपना एक इसको लेके अनुभव है। जब मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था, मैं आईआईटी से मैंने इंजीनियरिंग किया था, फिर कई साल मैंने नौकरी वोकरी की, फिर मैं एक शौकिया तौर पे समाज शास्त्र पढ़ने के लिए दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स गया। मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया कि मैं वहां जाके सोशियोलॉजी पढ़ूंगा। ये आपको मैं अपनी एक्चुअल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। तो भाई मैं थोड़ा अलग बैकग्राउंड से था, मैं इंजीनियर था, और मैं थोड़ा अपनी क्लास में सबसे बड़ा भी था। मैं उस टाइम 28 साल का था, बाकी मेरी क्लास में सारे बच्चे जो थे 20-21 साल के थे, 21 साल के थे। तो मैं अब जब पहली बार एग्जाम हुआ हमारे यहां, तो जैसे ही पेपर मिला सब लोगों ने तुरंत लिखना शुरू कर दिया, लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। और पेपर मिला, अब मेरे को ऐसे लिखने की आदत नहीं थी। पेपर मिला, मैं पहले बैठ के क्वेश्चंस पे सोच रहा हूं कि यार क्या लिखना है, कि मैं अपने पॉइंट्स बना रहा हूं कि ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, क्योंकि 2 घंटे में हमको 3 उत्तर देने होते थे केवल। तो मैं सोच रहा हूं, थोड़ा सा एक आर्किटेक्चर बना रहा हूं कि हाँ ये उत्तर दूंगा, फिर ये वाला पॉइंट, फिर ये वाला पॉइंट। तो फिर क्या हुआ, एग्जाम के बाद जब वो पेपर खत्म हो गया तो हमारे रूम में एक इन्विजिलेटर होती है, तो जो एमफिल की स्टूडेंट थी, हमारी सीनियर थी, वो आके मेरे को बोलती हैं कि यू आर फेलिंग दिस ईयर, कि तुम पास नहीं होने वाले, तुम फेल होने वाले हो। मैंने कहा यार क्यों? तो उन्होंने कहा कि भैया यहां पे ये सब नहीं चलता है, पेपर मिलो और लिखो। तुम लिख ही नहीं रहे थे, तुम आधा टाइम तो आसमान में देख रहे थे, ये क्या चल रहा, छत देख रहे थे तुम आधे टाइम, तो लिख क्यों नहीं रहे थे? मैंने कहा था क्योंकि मैं सोच रहा था, मैं बिना सोचे कैसे लिखूं? तो उन्होंने कहा अरे सोचने वोचने का कोई चक्कर नहीं होता है, नहीं लिखोगे तो यहां नंबर नहीं मिलेंगे। मैं बड़ा हैरान था, मैंने कहा यार ऐसे मैं कैसे लिख दूं बिना सोचे, बिना कुछ विचार किए कि भाई क्या लिखने वाला हूं। और फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि क्लास के सारे बच्चे वही कर रहे हैं, जैसे ही पेपर मिला लिखना शुरू, लिखना शुरू, लिखना शुरू। मैंने कहा यार हो सकता है यही हो। तो मैंने घर आके भी अपने परिवारजनों को बोला कि यार मैं तो यहां पे फेल हो जाऊंगा, गड़बड़ हो गई मेरे साथ। जब रिजल्ट आया तो मैंने टॉप किया। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि यहां पे होता क्या है। और फिर उसके बाद जो बच्चे जो बहुत ज्यादा लिखते थे वो मेरे पास आए और उन्होंने पूछा कि भाई तुम क्या लिख रहे थे, कैसा लिख रहे थे, थोड़ा बताओ। तो उनको मैंने बताया, तो उन्होंने खुद ने स्वीकार किया कि जब वो सोशियोलॉजी में बीए कर रहे थे तो उनको यही सिखाया गया कि अगर ये मान लो पूछा गया है कि भाई आजकल की गिग इकोनॉमी, एग्जांपल दे रहा हूं, ये सवाल नहीं था, जैसे गिग इकोनॉमी में कार्ल मार्क्स के नियम कैसे लागू होते हैं या मार्क्सवाद का सिद्धांत कैसे गिग इकोनॉमी में परिलक्षित होता है, ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया। अब मैं केवल गिग इकोनॉमी की बात करूंगा क्योंकि यार वही पूछा गया है। वो बाकी मित्रों ने क्या किया कि हमने फिर मार्क्स की जीवनी लिखी, कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में फलाना साल में हुआ, वो ऐसे परिवार के थे, ये सब लिखा उन्होंने। तो आइडिया ये है कि जो पूछा गया है उसके अतिरिक्त उन्होंने सब कुछ लिख दिया। और मेरा पॉइंट ये था कि मैं छोटा उत्तर लिखूंगा, मेरा एक उत्तर 2 पेज का ही होगा, 3 पेज का ही होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे 12 पेज का उत्तर नहीं लिखना है, लेकिन मैं वही लिखूंगा जो पूछा गया है। तो भाई इसमें क्या है,
आपको पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपको क्या याद रखनी है? परफेक्ट उत्तर बेटा वो होता है जो टू द पॉइंट होता है, यानी कि आपसे जो पूछा गया है आपको सिर्फ उसका उत्तर देना है। ये एक ऐसी गलती है जो आप विश्वास नहीं करेंगे, 80% बच्चे ये गलती करते हैं। पूछा कुछ भी जाता है, वो लिख के कुछ भी आते हैं। उनसे अगर पूछा गया है कि भाई आधुनिक भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ग्रामीण विकास में कैसे योगदान दे सकती है, ये पूछा गया मान लो, वो क्या लिख के आएंगे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार कहां पे हुआ, उसके भिन्न भिन्न प्रयोग क्या हैं, वो काम कैसे करती है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो पता है सब लिख के आ जाएंगे। बेटा ये अप्रोच आपके कॉलेज में चलती है, यूपीएससी में नहीं चलती। आप ऐसा उत्तर लिख के आते हो, आपको लगता है आपने बहुत ही शानदार कुछ लिखा है, आपके नंबर आते हैं 15 में से 2.5, क्योंकि एग्जामिनर को लगता है कि यार पूछा क्या गया है, ये बता क्या रहा है। एकदम पॉइंटेड उत्तर आपको देना है कि भाई जो मुझसे पूछा गया है वो हमको बताना है, उसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं बताना। जो पूछा गया है अगर उसके पास उसमें आपके पास कम पॉइंट्स हैं, कम पॉइंट्स चलेंगे यार। कोई जरूरी नहीं है कि आपका हर उत्तर जो है लंबा हो और ऐसा हो, कोई जरूरी नहीं है। आपके पास कम पॉइंट्स हैं, कम पॉइंट्स चलेंगे, लेकिन वही लिख कर आओ। कभी भी अतिरिक्त फालतू की चीजें जो हैं उसके बियॉन्ड वो मत लिख के आओ, ये आपके कॉलेज का एग्जाम नहीं है। मैं बार बार ये कहता हूं, और कहने के बाद भी लोग यही गलती करते रहते हैं। तो जो हम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की बात करते हैं, जो आपको P2I में कराई जाएगी रोजाना, आंसर राइटिंग में दरअसल यही आपको करना है। आंसर राइटिंग इसलिए नहीं होती कि आप एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन कंक्लूजन लिखना सीख जाओ, वो भी है, लेकिन वो आप सीख जाओगे, मुझे पता है वो आप सीख जाओगे। लेकिन असली चीज ये होती है कि ये जो आपको सालों की आदत है, वर्षों की आदत है आपको, कि पूछा कुछ भी गया है मैं कुछ भी लिख रहा हूं, ये खत्म करना है, ये मिसमैच खत्म करना है। जो पूछा गया है एग्जैक्टली वही हम बताएंगे, उसके बियॉन्ड हम कुछ नहीं बताएंगे। इसको लेके मैं हमेशा, मेरी एक हनुमान जी थ्योरम है, तो मैं जब इसमें रामायण के युद्ध में जब लक्ष्मण को तीर लगा तो लक्ष्मण बेहोश हो गए। हम सब ने रामायण की कहानी सुनी होगी, आजकल तो आदि पुरुष फिल्म भी आई थी, उसमें शायद देख भी ली होगी कई लोगों ने। तो भाई अब लक्ष्मण के लिए एक दवा, एक संजीवनी बटी की मांग की गई कि भाई ये बटी चाहिए तभी उनकी जान बच पाएगी, वरना खतरा है। अब इतना दूर कौन जाए, तो हनुमान उड़ सकते थे, उनको भेजा गया कि भाई आप जाइए और लेके आइए। अब हनुमान वो पर्वत पे पहुंचे, वहां पर्वत पे उनको पता ही नहीं यार कि ये कौन सी है, बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं पर्वत पे तो यार, तो हनुमान को पता ही नहीं था कि कौन सी संजीवनी बटी है। तो हनुमान ने क्या किया, पूरा पहाड़ उठाया। आप सबने फोटो देखा होगा हनुमान जी का, कि हाथ पर पर्वत लिए वो उड़ रहे हैं, है ना। तो वो पर्वत लेकर पूरा आ गए, उन्होंने वहां जो वैद्य थे उनको दे दिया और बोला भाई आप ढूंढ लो इनमें से कहां है संजीवनी बटी। तो बेटा ये काम ना आपको यूपीएससी के उत्तर लेखन में नहीं करना है। आपसे पूछा गया है एक चीज, आपसे पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रामीण विकास में क्या योगदान हो सकता है। आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सब कुछ लिख दिया, वो पर्वत ले आया पूरा, और एग्जामिनर को बोल रहे हो कि ढूंढ लो इसमें कहां है तुम्हारे काम की चीज। एग्जामिनर नहीं ढूंढने वाला, वो आपको 2 नंबर 2.5 नंबर देके आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है। तो परफेक्ट आंसर जो है वो पहली चीज होती है, टू द पॉइंट होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, परफेक्ट आंसर जिसके लिए हम कहते हैं अनुपातिक, प्रोपोर्शनेट होना चाहिए। प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है कि यार ऐसा ना हो जाए कि आप जो है इंट्रोडक्शन ही लिखते रह जाएं, क्योंकि आपके पास समय सीमित है, आपके पास जगह सीमित है लिखने के लिए। तो ऐसा ना हो जाए कि आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते ही रह जाएं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आपको मैंने एक सवाल बताया, तो सही है, आप एआई की परिभाषा बताएंगे कि एआई क्या होती है, ये आप बताएंगे, लेकिन वो परिभाषा 2 लाइन की ही होनी चाहिए। यानी कि क्योंकि आपसे एआई की परिभाषा पूछी नहीं गई। अगर आपसे सवाल यह पूछा गया होता कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, फुल स्टॉप या मतलब क्वेश्चन मार्क, और अगला पार्ट यह है कि ग्रामीण विकास में ये कैसे योगदान दे सकता है, तो आपको अच्छे से एक 30% 40% स्पेस लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है इसको बताना है। लेकिन आपसे ऐसे तो पूछा नहीं गया, आपसे सीधे सीधे पूछा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ग्रामीण विकास में क्या योगदान हो सकता है। तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करना है, कोई शक नहीं है इसमें। आपको बताना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिभाषा ये है, पर बेटा वो परिभाषा 2 लाइन या 3 लाइन की ही होनी चाहिए।
यहां पे बच्चे क्या गलती करते हैं, आर्टिफिशियल, मान लीजिए ये पेपर है आपका, ये शीट है आपकी, तो यहां तक तो भाई एआई क्या है यही चल रहा है, और ग्रामीण विकास की चर्चा यहां पे आती है, और उसके बाद फिर क्या होता है, बस यहां पे एक लाइन का कंक्लूजन लिखते हैं। तो एग्जामिनर होता है यार ये जो है, ये तो मैं अगर 15 नंबर का सवाल था तो इसको तो मैं 1 या 2 नंबर की इसकी वैल्यू थी, 10 नंबर की वैल्यू इसकी थी, 2-3 नंबर की वैल्यू इसकी थी, या 3 नंबर की इसकी मान लीजिए, 2 नंबर की इसकी मान लीजिए, ऐसा था। तो आपने 10 नंबर की चीज को तो लिखा है 1/3 स्पेस में, और 1-2 नंबर की चीज को आपने लिखा है 2/3 स्पेस में। तो यहां पे क्या है, आपकी आनुपातिकता का प्रॉब्लम है, आपके प्रोपोर्शनेट होने का प्रॉब्लम है। आपको प्रपोर्शन हमेशा याद रखना पड़ेगा। और जो मैंने आपको बताया ना, मैं सोचता था, वो सोचना यही होता है कि भाई आपको पूछा गया है एआई का ग्रामीण विकास में क्या योगदान है, तो आप अब सोचेंगे कि ग्रामीण विकास में क्या क्या कर सकती है एआई। गांव में सबसे ज्यादा क्या होता है, खेती होती है। खेती में कहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग सकती है, मौसम का अनुमान लगा सकती है, फसलों का अनुमान लगा सकती है, आने वाले मौसम के पैटर्न के हिसाब से कौन कौन सी कृषि प्रैक्टिसेस होनी चाहिए उनका अनुमान लगा सकती है, बारिश कितनी होने वाली है उसके आधार पर क्या रणनीति होनी चाहिए इसका अनुमान लगा सकती है। 3-4 पॉइंट सोच लिया आपने, तो अब आपको पता है कि मुझे एआई क्या है वो यहां तक लिखना है, ग्रामीण विकास पे मुझे यहां तक लिखना है, और कंक्लूजन मुझे यहां पे लिखना है। ये प्रोपोर्शनैलिटी अगर आपकी नहीं आएगी तो ये गलती आप करोगे एग्जाम के दिन, कि आप 60-70% इंट्रोडक्शन ही लिख के आ गए, फिर आपके पास जगह और समय कुछ भी नहीं बचा। तो पहली चीज हो गई आपको टू द पॉइंट लिखना है, दूसरी चीज हो गई आपको प्रोपोर्शनेट लिखना है, और तीसरी चीज जो सुनने में बड़ी पेडेस्ट्रियन सी, बड़ी मामूली सी लगती है, वो यार ये है कि आपको साफ लिखना है। यार देखो, मैं साफ से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग कोई बहुत ही खूबसूरत हो, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हां, लेकिन अगर आपकी हैंडराइटिंग ऐसी है कि वो अपठनीय है, वो पढ़ी नहीं जा सकती, तो आप उस पर थोड़ा काम करें, है ना, आप उस पर थोड़ा फोकस करें, उस पर थोड़ा परिश्रम करें। क्योंकि यार एक मानवीय नेचर भी होती है ना, कि आपको मैं 2 आंसर बुक दूं, एक में साफ से लिखा हुआ है, एक में गंदे से लिखा हुआ है, दोनों में एक जैसा कंटेंट है। नेचुरली जिसमें अच्छे से लिखा है, सफाई से लिखा है, आप उसको बेहतर तरीके से पढ़ पाओगे, आप उसको जो है अच्छा थोड़ा तो आप बायस्ड हो जाओगे ना, आधा नंबर तो फालतू दोगे ही दोगे आप, ये बात सही है। तो यार आप इसका प्रयास करें कि आप सफाई के साथ लिखें, अपनी हैंडराइटिंग पे फोकस करें। अगर आपकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है तो जो स्कूल के बच्चे करते थे, थोड़ा सा अभी रोज थोड़ा सा लिखना है, उसका आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थोड़ा जगह छोड़ छोड़ के थोड़ा बड़ा बड़ा लिख सकते हैं, ये आप प्रयास कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपसे कोशिश करें कि लिखने में गलतियां ना हो, क्योंकि यार इससे खराब कुछ नहीं लिखता कि अगर मैं कहूं कि परफेक्ट उत्तर कैसे लिखें, फिर मैं इसको काट के यहां पे ऐसे लिखूं कि कैसे, इससे गंदा कुछ नहीं लगता आंसर बुक में। तो ये सब चीजें ना करें, कोशिश करें कि आपसे गलती कम से कम हो, ना हो। अगर एकाध गलती हो भी गई तो उस गलती पर ध्यान न जाए, यह प्रयास करना है। जैसे अगर आपने ये किया, देखिए कितना ध्यान गया उस गलती पे। वहीं दूसरी ओर अगर मान लीजिए बस मैं इतना करता, कैसे मेरा गलत हो गया, मान लीजिए बस मैं एक लाइन खींचकर यहां पर एक सिंपल तरीके से कैसे ऐसे लिख देता, ठीक है। तो आप कोशिश ये करें, अगर आपसे गलती हो भी जाए तो कोई ज्यादा उसको कलर करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी एक लाइन खींचिए उसके ऊपर और आप ऊपर लिख दीजिए कि भाई ये उस शब्द को सही करके वहां पर लिख दीजिए। ज्यादा इसको लेकर बहुत कलरफुल होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये 3 चीजें हैं। पहला, आपको उत्तर देना है टू द पॉइंट, हनुमान जी नहीं बनना है, पहाड़ लेकर नहीं आना है, संजीवनी बटी ही लेके आनी है। दूसरा, प्रोपोर्शनेट बनना है। प्रोपोर्शनेट मतलब भाई जितना आपको, जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न का कोर पॉइंट क्या है, मूल बिंदु क्या है, आपका ज्यादातर समय, आपके उत्तर लेखन की ज्यादातर जगह उस कोर पॉइंट को एक्सप्लेन करने में ही जानी चाहिए, ना कि उसका परिचय देने में, उसका कंक्लूजन देने में। इस सब में कोई ज्यादा मेहनत आपको नहीं करनी है। ज्यादातर समय आपका जाना चाहिए केवल कोर पॉइंट के बारे में बात करने में। और तीसरा पॉइंट यार ये है कि आपको स्वच्छता से लिखना पड़ेगा, कि आप अगर साफ नहीं लिखोगे यार तो किसी को भी आपके लिखे उत्तर में खास रुचि नहीं आएगी, ठीक है। ये हो गया हमारे आज के डिस्कशन का पहला भाग। दूसरा भाग जो है उसमें हम बात करेंगे कि क्या कैसे लिखा जाए। भाई ये तो हो गया परफेक्ट आंसर होता क्या है। अब एक परफेक्ट आंसर को लिखें कैसे, लिखने की तकनीक क्या है, एकदम सिंपल सी। देखिए, लिखने की बहुत सिंपल तकनीक है। मैं बार बार ये कहता हूं कि राइटिंग की जो स्किल है यूपीएससी में वो थोड़ी ओवररेटेड है। यूपीएससी में राइटिंग स्किल की आवश्यकता बेटा तब होती थी
जब 60-60 नंबर के क्वेश्चंस आते थे, बहुत पहले यूपीएससी का पैटर्न अलग होता था, जब 60-60 नंबर के क्वेश्चंस आते थे, यानी कि आपको एक उत्तर करीब 600-700 शब्दों में देना होता था, जो कि लगभग एक ऐसे जैसा होता था हर उत्तर, तो वहां पे राइटिंग स्किल की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती थी। अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो आपका 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे यानी कि 180 मिनट, उसमें आपसे 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो औसतन आपको हर प्रश्न के लिए 9 मिनट मिलते हैं। सही बात है, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, 9 मिनट मिलते हैं। इन 9 मिनट में 1-1.5 मिनट तो आप प्रश्न पढ़ोगे, थोड़ा तो सोचोगे कि यार इसमें ये पूछा गया है, ये मैंने पढ़ा था, ये वाला पॉइंट डाल दूंगा तो अच्छा हो जाएगा, कुछ तो सोचोगे। तो टेक्निकली आप ये कह सकते हो कि आपके पास एक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए 7 से 7.5 मिनट होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। अब ये 7-7.5 मिनट कितने होते हैं वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको बात करते करते 21 मिनट हो चुके हैं, यानी कि 3 प्रश्नों के उत्तर का समय हम ले चुके हैं अब तक। तो आप समझ रहे हो ना कि यार 7 मिनट में आप कोई शशि थरूर नहीं बन सकते। यह बात बिल्कुल आप क्लियर कर लो कि 7 मिनट में आप कोई ऐसे महान लेखक नहीं बन जाओगे कि आप कुछ ऐसा महाकाव्य लिख के आ जाओगे आपके उत्तर में कि एग्जामिनर देखेगा और बोलेगा अरे ये तो स्वयं रामधारी सिंह दिनकर साहब अवतरित हो गए हैं और इनको तो मैं पूरे नंबर दूंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 7-7.5 मिनट में आप क्या कर सकते हो, आप एक सादा उत्तर लिख सकते हो, आप एक सिंपल उत्तर लिख सकते हो। आप उसे कितनी स्पष्टता के साथ, कितने कायदे से लिखते हो, बस यही मैटर करता है। तो आप कभी भी मैं अक्सर देखता हूं ट्विटर वगैरह पे थ्रेड चल रहे होते हैं, लोग लिख रहे होते हैं कि ये वाले कोट्स रट लो, ये 50 कोट्स रट लो, उत्तर में लिख के आना। भाई एस्से में करना ये सब, आंसर में मैं तो सलाह नहीं दूंगा। मैं सलाह नहीं दूंगा कि फालतू के आप 100 कोट्स रटो, फिर आप सोचते रहो कि यार जो कोट्स रटे थे उनमें से कौन सा वाला अप्लाई होगा। उत्तर लेखन में मैं तो सलाह नहीं दूंगा व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि बहुत सारे लिखने होते हैं आपको। ठीक है, आपके पास टाइम ही नहीं है ना यार इतना, आपके पास टाइम है 7.5 मिनट है, उसको यूटिलाइज करो। उसका प्रयोग कैसे करना है, आपको सबसे पहले 3 स्टेप का आपका उत्तर होता है। सबसे पहला पार्ट होता है इंट्रोडक्शन या फिर प्रस्तावना। तो सबसे पहला पार्ट जो आपके उत्तर का होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जो है वो आपका, ये आप मान के चलिए कि उत्तर का 15% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रश्न जो है वो 250 शब्द का है तो 40 शब्द से ऊपर का आपका इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको एक प्रश्न बताया कि यार एआई जो है वो ग्रामीण विकास में कैसे सहयोगी है, इसका परफेक्ट उत्तर है कि इसका परफेक्ट इंट्रोडक्शन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती क्या है। बस ज्यादा हाई फंडा आप लिखोगे कि कुछ इस पे कविताएं लिख के आ जाओगे, कोई फायदा नहीं है। इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन ये है कि भैया मानव की बुद्धिमत्ता को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए या उसके पूरक क्षमता के तौर पे जब मशीन अपनी खुद की बुद्धिमत्ता का विकास करती है, इसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप आगे ये बता सकते हो कि इसने दुनिया के अनेक क्षेत्रों में तकनीकी क्रांति लाई है और अन्य भी कई क्षेत्रों में तकनीकी क्रांति लाने की इसमें क्षमता है। बस और कुछ इंट्रो नहीं चाहिए, इतना ही इंट्रो काफी है। बस इससे ज्यादा कोई इंट्रो लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इंट्रोडक्शन इसमें होता क्या है, अगर कोई तकनीकी शब्द है, जैसे एआई एक तकनीकी शब्द है, तो उसकी आप परिभाषा उसमें जरूर लिख दें। यह आपके इंट्रो का एक इंपॉर्टेंट भाग है। अगर तकनीकी शब्द है तो परिभाषा लिख दें। अगर कोई प्रॉब्लम बताई गई है, जैसे मैं आपको एक यूपीएससी 2022 का जो मेंस था उसका एक मैंने पेपर खोला हुआ है अपने सामने, उसमें एक प्रश्न आया है 15 नंबर का, भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीयकरण के पक्ष में हैं जबकि क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में। टिप्पणी कीजिए। कि भाई इंग्लिश में है कि while the national political parties in India favor centralization, the regional parties are in favor of state autonomy. comment. तो यार इसमें क्या है कि आपको यह देखना है कि आपसे क्या पूछा गया है कि भाई राज्य स्तर के दल होते हैं वो कहते हैं कि राज्यों को ज्यादा स्वायत्तता दो, जो केंद्र के दल होते हैं वो कहते हैं केंद्र को ज्यादा शक्ति होनी चाहिए। इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा कि भारतीय, यहां पे क्या है, आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है। ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि दोनों में फर्क है, तो आपको क्या करना है, उसका जो कोर सिद्धांत है, कोर सिद्धांत क्या है, संघवाद, कि हमारे यहां एक केंद्र है और एक राज्य है, दोनों की शक्तियां विभाजित हैं। बस यही आपका इंट्रो है। इंट्रो को लेके ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। मैं देखता हूं बच्चे इतना मेल आते हैं सर इंट्रोडक्शन, अरे कुछ नहीं इंट्रोडक्शन, मतलब आप हमेशा ऐसे सोचो इंट्रोडक्शन में कि अगर आपको यह टॉपिक किसी को एक्सप्लेन करना होता जिसे भारत की राजनीति के बारे में कुछ नहीं पता,
कि राज्य स्तरीय पार्टियां जो हैं वो राज्य को ज्यादा शक्ति मांगती हैं, केंद्र वाली पार्टियां जो हैं वो केंद्र को ज्यादा शक्ति मांगती हैं। आपको इसे किसी ऐसे व्यक्ति को पता करना, को बताना है जिसे कोई अंदाजा नहीं है कि यार ये क्या है, क्या चक्कर है ये सब, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले ये बताओगे ना कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था जो होती है वो संघवादी व्यवस्था है, संघवादी व्यवस्था है। और इसमें क्या है, राज्य और केंद्र दोनों अपनी शक्तियां जो हैं संविधान से प्राप्त करते हैं। सही बात है। तो लेकिन जैसा भाई आप, लेकिन तब भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं कि भाई शक्तियां जो होती है निश्चित तौर पे बांटी गई हैं, लेकिन शक्तियों के प्रयोग को लेकर विवाद हमेशा रहते हैं। इतना सा आपको इंट्रोडक्शन देना है। और ये विवाद जो है ये संघवाद को एक अलग फॉर्म में, मतलब संघवाद का जो एवोल्यूशन होता है, संघवाद का जो विस्तार होता है वो इन्हीं सब विवादों से होता है। ये बात सही है। तो इस प्रकार का आपको जो कोर प्रिंसिपल जो आपका है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, उसके बारे में आपको बात करनी है। ठीक है। अब जैसे और कोई प्रश्न देखें, राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक शर्तों का विवेचन कीजिए। राज्यपाल की विधायी शक्तियां क्यों हैं ये आपको बताना है बस, कि भाई राज्यपाल जो है वो एक केंद्र का प्रतिनिधि होता है, लेकिन वो राज्य की जो विधायिका होता है उसका भी सदस्य होता है, उसका वो अध्यक्ष होता है। तो आपको बताना है कि भाई ये आपको बेसिकली राज्यपाल की शक्तियों का खाली इंट्रोडक्शन करना है और कुछ भी नहीं करना। तो कहीं पर भी आपको कोई तकनीकी शब्द है उसकी परिभाषा देनी है। अगर कोई मान लीजिए कोई आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट जिसको हम कहते हैं कि भाई कोई ऐसी बात है, कोई नई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, तो उसमें आपको क्या करना है, उसका जो कोर सिद्धांत है, जो उसका मूल सिद्धांत है, उसके बारे में बात करनी है। बस ये है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, ज्यादा कवितात्मक होने की, अगर आपको याद आ जाए तो लिखने से मत चूकिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको लेके दबाव मत लीजिए कि मैं तो ऐसी 100 कविताएं रट के जाऊंगा और ये लिख के आऊंगा, ये लिख के आऊंगी। सब मत कीजिए, कोई फायदा नहीं होता, उतना टाइम ही नहीं होता आपके पास, 7-7.5 मिनट होते हैं। ये आपका हो गया। अब यार आपको आना है मेन बॉडी पे। आपका मुख्य विषय जो है, जो आपके उत्तर का मुख्य विषय है, आपके उत्तर की मेन बॉडी है। यार ये मेन बॉडी जो है ना, ये आपको सारे मार्क्स दिलाएगी। इसमें आपको क्या करना है, आप जो आपको 1-1.5 मिनट मैंने सोचने के लिए दिया है, ये सोचना भी आपको ये चाहिए, प्रयास ये कीजिए कि किसी भी उत्तर के लिए आपके पास कम से कम 4 पॉइंट्स हो। एक 4 पॉइंट रूल बना लीजिए आप कि यार 4 पॉइंट जो हैं, 4 पॉइंट आपके पास हो। ये तो आपका उत्तर अपने आप अच्छा हो जाएगा कि आपके पास बताने के लिए 4 पॉइंट्स होने चाहिए। 4 से ज्यादा हो बहुत अच्छी बात है, 4 से कम हो 3 भी चल सकते हैं, लेकिन 4 का प्रयास कीजिए कि 4 तक आप पहुंच जाएं। 4 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। जब आप पढ़ भी रहे हैं तो भी आप याद रखिए कि किसी मुद्दे पर आपके पास 4 पॉइंट्स हैं या नहीं है। 4 पॉइंट्स आप बनाइए। अच्छा, अब इन 4 पॉइंट्स में भी एक हायरार्की होती है। भाई आपसे पूछा गया है कि भाई क्या था, राजनीतिक दल कहां, राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीकरण चाहते हैं, क्षेत्रीय दल राज्य स्वायत्तता के पक्ष में है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यार ये है कि आपकी शक्तियां जो हैं उनके विभाजन के बावजूद हर सरकार हर स्तर पे ज्यादा शक्तियां प्राप्त करना चाहती है। जैसे एक इसमें होता है आपके यहां जो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट होती है ना, तो आपकी कॉन्करेंट लिस्ट के मुद्दों पर हमेशा विवाद रहता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है राज्यपाल की भूमिका, कि भाई राज्यपाल जो होता है वो अक्सर, जैसे बंगाल में हमने देखा हाल ही में, या दिल्ली में हम देखते हैं कि केंद्र जो है वो राज्य के क्षेत्र में अतिक्रमण करना चाहती है, राज्य कहता है कि ये पूरी तरह से हमारा बिंदु है। हमने तमिलनाडु में देखा अभी हाल ही में RN रवि साहब का एक बिंदु ये हो गया। तो अब आपको जो है इन बिंदुओं की भी हायरार्की सोचनी पड़ेगी। जो बिंदु आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप सबसे पहले लिखें, जो बिंदु उससे कम इंपॉर्टेंट है उसको उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। यही आपको सोचना है। 4 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, आप जो है उनको हायरार्की में अरेंज कीजिए। ठीक है, आप तो ये 4 बिंदु जो हैं आप निश्चित तौर पे सोचिए, और उनका जो पदक्रम है, उनकी जो हायरार्की है वो आपको ऐसे बनानी है कि सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहले, उसके बाद कम महत्वपूर्ण, उसके बाद कम महत्वपूर्ण, उसके बाद और कम महत्वपूर्ण। अगर कई सारे बिंदु एक ही जैसे महत्व वाले हैं तो फिर आप कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपको इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आप पॉइंट्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। यह सवाल बहुत पूछा जाता है कि सर पॉइंट्स में लिखें या पैराग्राफ में लिखें। यह भी मैं आपको बताता हूं कि यार ये क्या है, ये उस जमाने की डिबेट है
जब जब 60 नंबर के सवाल आते थे, जब 600 वर्ड्स में उत्तर लिखने होते थे, तो हम सबको सीधी सीधी सलाह देते थे कि पॉइंट्स में मत लिखना, पैराग्राफ में लिखना, क्योंकि पैराग्राफ जो है वो ज्यादा सही तरीका होता है, लंबा आपको लिखना है। लेकिन अब क्योंकि आपका छोटा सा एक उत्तर होने वाला है, भाई 250 वर्ड से लंबा तो कोई उत्तर ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको कैसे लिखना है, आपको पैराग्राफ में लिखना है कि पॉइंट्स में लिखना है, पूरी तरह से आपकी इच्छा है, कोई डाउट नहीं है, कोई फर्क नहीं है। आपको हर तरह के टॉपर्स मिल जाएंगे जिन्होंने हर कुछ सब कुछ बुलेट पॉइंट्स में लिखा और जिन्होंने सब कुछ पैराग्राफ में लिखा। व्यक्तिगत तौर पे मैं ये मानता हूं, लेकिन ये मेरी चॉइस है, आप इससे अलग सोच सकते हैं, कि बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं वो थोड़ी ज्यादा स्पष्टता प्रदान करते हैं। ये मैं मानता हूं कि मतलब बुलेट पॉइंट का मतलब ये नहीं कि आपने सूची बना दी, कि आपको अगर 4 पॉइंट बताने हैं तो आपने बस एक इस तरह का एक बुलेट पॉइंट बना दिया और आपने फिर पहला पॉइंट जो है वो 3-4 लाइन में एक्सप्लेन किया, फिर आप अगले बुलेट पॉइंट पर चले गए, फिर आपने अगला बुलेट पॉइंट 2-3 लाइन में एक्सप्लेन किया, जो भी आपको करना है। ये जो होता है, इससे एग्जामिनर को पेपर देखते ही दिखता है कि अच्छा इसने 4 पॉइंट लिखे हैं। यार कई बार एग्जामिनर थोड़ा आलस तो यहां भी कर सकता है, तो उसको आपका उत्तर देखते ही समझ में आता है कि अच्छा इसने 3-4 पॉइंट लिखे हैं। अच्छा ये याद रखिएगा, एग्जामिनर को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कीजिए। मतलब अगर आपको 2 पॉइंट पता है तो भगवान के लिए 2 ही लिख के आइए, उन्हीं दोनों पॉइंट्स को दोबारा मत लिख के आ जाइए, जो हम लोग कई बार करते हैं, है ना। मतलब ये मत कर दीजिए कि भाई जो आपने एक बार जो चीज लिख दी है वही चीज आपने दोबारा किसी और तरह से लिख दी। ये इस पर क्या होता है कि कोई भी एग्जामिनर अगर पढ़ता है तो उसको समझ में आता है कि यार ये छात्र जो है ये मेरे को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, और फिर जो है आपके साथ बड़ा अत्याचार हो जाता है उस कॉपी में, है ना। तो ये आप मत करें, ये बिल्कुल भी कोशिश ना करें। अगर 2 पॉइंट आते हैं कोई बात नहीं यार, 2 पॉइंट आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, उन 2 पॉइंट्स को समझाने के लिए ज्यादा जगह ले, अच्छे से समझाएं, विस्तार से समझाएं, अपना पॉइंट पुट अक्रॉस करें और आगे बढ़ जाएं। उसको मतलब मूर्ख ना बनाए, एक ही बात को 2 बार ना कहें। तो है ना गाना है क्या, ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल, ये ना करें। मतलब कि आपने एक बात कह दी, उसी बात को दोबारा पैसिव वॉइस में ना कहें, ये आप याद रखें। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है कि स्पष्ट तौर पे जितने पॉइंट्स पता है उतने पॉइंट्स लिखने हैं, बस। ठीक है। तीसरा पार्ट जो आता है और आखिरी पार्ट जो आता है वो आता है कंक्लूजन, यानी कि आप इसको समाप्त कैसे करोगे, निष्कर्ष जिसको हम हिंदी में कहते हैं। कंक्लूजन यार एक तो छोटा होना चाहिए। कंक्लूजन कभी भी आधे पेज का नहीं करना है। कंक्लूजन 2-3 लाइन, इंट्रोडक्शन से छोटा ही होना चाहिए। कंक्लूजन 2-3 लाइन से ऊपर का नहीं होना चाहिए। कंक्लूजन हमेशा फ्यूचरिस्टिक यानी कि भविष्य की ओर देखने वाला, यानी कि भविष्योन्मुख, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, थोड़ा मुश्किल शब्द है इसलिए, यानी कि भविष्य की बात करने वाला, कि भाई हम आने वाले समय में इसमें और सुधार करेंगे। भविष्योन्मुख होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी होना चाहिए। मतलब आपसे अगर किसी ऐसे विषय पर भी पूछा गया है कि यार जहां पे लिखा है कि दलितों पे भारत में बहुत अत्याचार हो रहा है, भुखमरी हो रही है, ये वो, तो उसका उत्तर भी आपको ऐसे खत्म नहीं करना है कि हाँ भाई ये अत्याचार हो रहा है और हम तो नाम मात्र के एक बड़े देश बने हैं, वास्तविकता में तो हम बेहद पिछड़े हुए देश हैं। ये जो है ये एक बहुत ही गंदा कंक्लूजन है, ये आपको नहीं लिख के आना है। आपको क्या लिख के आना है कि भाई आने, जैसे ये भी उत्तर है कि हाँ हमारे देश में सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में समय लगता है, भारत ने इस प्रक्रिया को हाल ही में शुरू किया है और आने वाले समय में ज्यादा सामाजिक और सरकारी गतिविधियों के जरिए हम इस परिवर्तन की गति को बढ़ा पाएंगे। बस इतना आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। इट हैज टू बी फ्यूचरिस्टिक, कि आगे की बात करो कहीं पर भी। जैसे मैंने आपको क्या बताया था, ग्रामीण विकास में एआई, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नगरीय प्रयोग जो है वो काफी अधिक, नगरीय और औद्योगिक प्रयोग काफी जोर पकड़ चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी आमजन को इसकी उपयोगिता की जानकारी नहीं है। निश्चित तौर पे डिजिटल अर्थव्यवस्था के गांवों तक पहुंचने के बाद इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ग्रामीण परिवेश में भी स्वीकार्यता बढ़नी तय है। बस खत्म। ठीक है। ये क्या था, राष्ट्रीय राजनीतिक दल केंद्रीयकरण के पक्ष में है और क्षेत्रीय दल स्वायत्तता के पक्ष में है, कि राष्ट्रीय और कि ये केंद्र और राज्य का जो केंद्र और राज्य के सतत विवाद और सतत स्वायत्तता की मांग के जरिए ही देश में लोकतंत्र जो है वो एक सही दशा में पहुंचता है। और इस प्रकार के जो विवाद होते हैं ये स्वस्थ विवाद हैं जो देश के लोकतंत्र को एक नई दिशा और नया आयाम प्रदान करते हैं। समाप्त। ठीक है। तो आपको हमेशा फ्यूचरिस्टिक बात करनी है कि यार
आगे हम बहुत सुधरेंगे, कोई बात नहीं, हम अभी खराब कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आगे सुधरेंगे, आगे अच्छा करेंगे। हम ऑप्टिमिस्टिक है, दुनिया में हमको पता है कि यार हम आने वाले टाइम में कुछ अच्छा अचीव करके दिखाएंगे। तो ये एक तो फ्यूचरिस्टिक और एक ऑप्टिमिस्टिक, ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ये आपके कंक्लूजन में होना चाहिए। कंक्लूजन कभी भी 3 लाइन से बड़ा मत लिखिए, मतलब बहुत छोटा कंक्लूजन चाहिए। 10% जो आपका है, 10% कट ऑफ है। तो आइडिया क्या है आपका? इंट्रो 25%, माफ कीजिएगा 15%, मेन बॉडी जो है वो 75% और कंक्लूजन 10%। ये जो है आपका एक सही तरीका होना चाहिए। अच्छा, कभी भी किसी भी उत्तर को इंट्रो और कंक्लूजन के बिना मत लिखिए, सीधे लिखना मत शुरू कर दीजिए, पहले इंट्रोड्यूस कीजिए, अंत में भी ऐसे ही मत छोड़ दीजिए, हमेशा कंक्लूजन लिखिए। ये मैंडेटरी है, ये मैंडेटरी है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, इन सब चीजों से फर्क क्या पड़ता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, कई बार लगता है कि ये सब सर क्या करना है, हालांकि ऐसा बच्चे नहीं कहते, लेकिन तब भी यार देखो, मेंस में 4 पेपर होते हैं, चारों पेपरों में 20-20 क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको मेंस में 80 प्रश्न आपके यहां पूछे जाते हैं, 80 सवाल मेंस में पूछे जाते हैं आपसे। अगर मैं केवल जीएस के पेपर्स की बात कर रहा हूं, मैं ऑप्शनल और एसए की तो बात भी नहीं कर रहा, 80 सवाल पूछे जाते हैं आपसे मेंस में, जिसका आपको उत्तर देने होते हैं। तो आपके हिसाब से 2 बच्चे हैं, दोनों को एकदम सेम नॉलेज है, आइडेंटिकल नॉलेज है, आइडेंटिकल चीजें पता हैं। एक छात्र ने अच्छे से इंट्रोडक्शन लिखा है, मेन बॉडी लिखी है, कंक्लूजन लिखा है और अपने उत्तरों को समाप्त किया है। दूसरा छात्र वो है जिसने देखा प्रश्न और सीधे सीधे जो उसको आता था वो ऐसे ही उसने किसी भी ऑर्डर में ऊपर नीचे लिख के खत्म किया। आपका ये मानना है कि नहीं मानना कि अगर मान लीजिए एग्जामिनर पहले वाले छात्र को 7.5 नंबर दे रहा है तो दूसरे वाले को 6.5 देगा? ये मानना है कि नहीं मानना है? मतलब 1 नंबर का फर्क तो कर ही देगा, 1 नंबर का फर्क कर देगा। तो बेटा 80 सवालों में अगर आपका 1-1 नंबर का फर्क होता जाएगा तो ये कुल मिला के आपका 80 मार्क्स का फर्क हो जाएगा। और 80 मार्क्स का जो फर्क होता है इस तरह के एग्जाम में, सिविल सर्विसेज टाइप के एग्जाम में, वो आपको सीधे टॉप 100 रैंक से निकाल के लिस्ट के बाहर कर देगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपके 80 अंक का फर्क है, आप देख लीजिएगा कभी भी मेरिट लिस्ट, तो जो कट ऑफ होता है उससे टॉप 100 के अंदर जो बच्चा होता है, 80 नंबर से ऊपर का फर्क नहीं होता है कभी भी। तो 80 अंक का ये जो फर्क है, ये आपको सीधे सीधे, एक तरफ आप टॉप 100 में होगे, आपका अखबारों में फोटो छप रहा होगा, दूसरा ये कि आप ऐसे सर पकड़ के बैठे होगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये आपको सिलेक्शन से पूरी तरह से बाहर निकाल सकता है। तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का एक और एवेन्यू होता है जिस पर टीचर्स बात नहीं करते आमतौर पे, लेकिन मैं बताना अपना कर्तव्य समझता हूं, वो होता है गति। यार देखो, मेंस में 3 घंटे में आपको 20 उत्तर देने होते हैं, और मैं एकदम सच बता रहा हूं कि मतलब हाथ जो होते हैं ना यार, वो दुख जाते हैं। आप जब टेस्ट सीरीज देते हो या एक्चुअल मेंस देते हो तो हाथ आपके दर्द करते हैं, हड्डियां दर्द करती हैं, आपको इतना लिखना पड़ता है। और मतलब आप बर्फ लगाते हो हाथ पे और हाथ को आप जो है बांध के रखते हो, बहुत बहुत तरह के इलाज करने पड़ते हैं हाथ के, क्योंकि आपको बहुत तेज लिखना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि यार बच्चे जो होते हैं वो अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाते, और इस तरह के एग्जाम में अगर आपने 20 में से 3-4 सवाल आपके छूट गए यार, तो वो एक बहुत बड़ी समस्या है। फिर तो आप मतलब आपने खुद ही कंपटीशन से विड्रॉ कर लिया ना, आपने हट गए कि यार मुझे नहीं करना। अगर आपने 4 सवाल छोड़ दिए फिर तो आपका होने का कोई मतलब ही नहीं है ना, कोई संभावना ही नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखें। हालांकि शुरुआत में आपको गति पे ध्यान नहीं देना है, गति आपको आगे ध्यान देना है। अब जब भाई ड्राइविंग सीखते हो तो पहले दिन तो स्टीयरिंग पकड़ना सीखते हो ना यार, पहले दिन थोड़ा ना आपको पूछते हो कि 100 की स्पीड पे कैसे कार चलाऊंगा। लेकिन आने वाले समय में आपको गति पर भी ध्यान देना होता है कि यार मैं एक जो हमारा नियत समय है 3 घंटे का, उसके अंतर्गत मैं इसका प्रयास कर पाऊं। मैं जो हूं ये प्रयास कर पाऊं कि भाई मैं अपने 20 के 20 प्रश्न जो हैं वो ठीक से सॉल्व कर पाऊं। अगर आप ये नहीं करके आएंगे तो फिर आपका सिलेक्शन यूपीएससी में असंभव है। तो इस पर भी आपको ध्यान देना है। लेकिन तब भी मैं खुद अपने छात्रों को ये बोलता हूं कि शुरुआत में पहले 2 महीने 3 महीने आप केवल लिखिए। आपको प्रैक्टिस इसके लिए करनी चाहिए कि 2-3 चीजों के लिए, कि सबसे पहले तो आपको विचार आने शुरू हो जाएं, और जो आप सीखते आए हो कि भाई मुझे पूरा पहाड़ दिखाना है, वो पहाड़ दिखाने की आदत खत्म हो जाए। आप टू द पॉइंट उत्तर लिखना शुरू कर दें। पहले 2 महीने 3 महीने आप यही कीजिए, उसके बाद हम गति पर फोकस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज की चर्चा में बस मुझे इतनी ही आपसे बात करनी थी। मैं आशा करता हूं कि इस सत्र से, इस सेशन से आंसर कैसे लिखना है इस बात को लेकर थोड़ा सा आपके दिमाग में क्लैरिटी आई होगी।
और कुछ तो आपको ऐसा लगा होगा कि यार उतना भी मुश्किल काम नहीं है जितना आमतौर पे बताया जाता है और बनाया जाता है इसको। ठीक है, जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि स्टडी IQ IAS का जो मॉर्निंग बैच है P2I का, वो 10 तारीख से शुरू हो रहा है, 10 जुलाई से। तो आप सबसे आग्रह है कि आप उससे जल्दी से जल्दी जुड़े। सुबह 8 बजे क्लास होगी, 11 साढ़े 11 तक खत्म हो जाया करेगी। आपके पास पढ़ने के लिए पूरा दिन है। प्रीलिम्स टू इंटरव्यू है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा से लेके साक्षात्कार के स्तर तक सब कुछ इसमें कवर किया जाएगा। एक भी चीज ऐसी नहीं होगी जो इसमें छोड़ी जाएगी। तो आपको इस कोर्स के अलावा और कुछ लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल अपने वैकल्पिक विषय को छोड़कर। ठीक है, हिंदी में उपलब्ध है, अंग्रेजी में उपलब्ध है और बाइलिंगुअल जो है, इंग्लिश जो होता है बाइलिंगुअल भाषा, उसमें उपलब्ध है। एजे लाइव कोड लगाकर आप इसको मात्र 29,999 में प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी स्टडी IQ की वेबसाइट या ऐप पर जाइए और इस कोर्स से जुड़िए। और अगर आपको मेरे से कोई डाउट पूछना है, कोई आपका सवाल रह गया, आपको कुछ जांच करानी है कि भाई ये मैंने लिखने की कोशिश करी कैसा है, तो आप जो है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है अतुल जैन UPSC गाइडेंस, अतुल_UPSC मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है और atul.jain@studiiq.com मेरा ईमेल ID है। आप इन सब माध्यमों से मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। चलिए, मैं आपसे आज विदा लेता हूं। आप सभी का इस सत्र को देखने के लिए, इस क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।